नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना शुरू किया था। उसका कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस, हम लोगों ने समझा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो एक साइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अनकंडीशनल ऑर्डर बताते हैं टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू समबडी। किसी एक व्यक्ति को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। जनरली इसके अंदर तीन तरीके के टाइप्स है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर किए गए भारत के अंदर। वो तीन इंस्ट्रूमेंट कौन से आपके? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। लास्ट लेक्चर में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या था वो समझा था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? So negotiable instruments is a signed document that promises a payment of specific amount to money to specific person. Negotiable Instrument Act 1881 के तहत इन negotiable instruments को कवर किया जाता है। ओके, just give me a second. Okay, now it's fine. Okay. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत इंडिया के अंदर सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया जाता है। इस एक्ट के तहत तीन तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर किए गए हैं: प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। सो गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज दो पर्सन के बीच में एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे ड्रॉवर ड्रॉई ये दो लोग होते हैं। मैंने समझाया था ड्रॉवर कौन होता है। ड्रॉवर मतलब मेकर, ये वो पर्सन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाएगा। ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवी वो पर्सन होगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करेगा। ड्रॉवर वो पर्सन है जिसको पैसे मिलेंगे, मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला पर्सन है, इसको क्रेडिटर भी कहते हैं। और ड्रॉवी कौन है? जो बिल रिसीव करेगा और पेमेंट करेगा वो आप। ओके, तो ये पेमेंट करने वाला है। इसके अंदर और एक वर्ड आता था पेई। तो गाइस, मैंने आपको समझा था पेई कौन होता है। तो जनरली ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये दो अलग अलग पर्सन भी हो जाएंगे। जैसे मान लो ड्रॉवर ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को ये बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करवाया और बी पर्सन मान लो 20 दिन बाद पेमेंट करेगा, तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट होगा। लेकिन इस 20 दिन के दौरान ड्रॉवर ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया एक थर्ड पर्सन को, मान लो ये सी पर्सन है, थर्ड पर्सन को, क्योंकि ड्रॉवर को मतलब ए पर्सन को पैसे की जरूरत थी। तब ये जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ट्रांसफर हुआ सी को। नाउ सी इज द बियरर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो बी पर्सन है 20 दिन बाद पेमेंट करेगा, वो सी को करेगा, जिसके हाथ में ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। बियरर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज विल रिसीव द मनी। तब पे वो पर्सन होगा जिसको पैसा मिल रहा है। ओके, अगर ये पैसा मतलब जो ड्रॉवी पैसा देने वाला है 20 दिन के बाद, वो अगर ए पर्सन को मिला, तब ये जो ड्रॉवर है और पे ये दोनों एक ही पर्सन है, लेकिन ये दो पर्सन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली पेई वो पर्सन है जो पैसा रिसीव करता है, इतना है समझना आपको। पेई वो पर्सन है जो पैसा रिसीव करता है। वो ड्रॉवर हो भी सकता है और ड्रॉवर नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, ये तीन तरीके के पर्संस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे। जैसे कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। उसके अलावा जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो अनकंडीशनल ऑर्डर बियर करते हैं, ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ सम। ये पैसा देने के बारे में है। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते कि
ए जो है बी को, सॉरी बी पर्सन ए को 20 दिन के बाद 20 किलो गेहूं देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज गुड्स में नहीं होगा, ये मनी के लिए होगा। तो ये पैसा देने के लिए अनकंडीशनल ऑर्डर होती है वो। ओके, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में एक से ज्यादा पे एक से ज्यादा ड्रॉ भी नहीं हो सकते, मतलब कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही पर्सन के नाम से निकलेगा, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। इस तरीके से इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे। ओके, फिर हमने दूसरी चीज पढ़ी थी, वो थी चेक। चेक ज्यादातर लोगों को पता होता है। चेक क्या है? ये भी एक पेमेंट करने का ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर कौन देगा? ड्रॉवर। ऑर्डर कौन दे रहा है? ड्रॉवर। किसको दे रहा है? ड्रॉवी को। ड्रॉवी कौन होगा यहाँ पे? जो भी होता है ड्रॉवी वो बैंकर होता है। ओके, और फिर होगा तीसरा पेई। पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलेगा। तो हर बार पेई कौन होता है? पैसा लेने वाला। इस पूरे सिचुएशन में ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर हो गया आपका क्रेडिटर। ओके, और बैंक क्या होगी? डेटर। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ड्रॉवर, मान लो ये मेरा ये चेक मैं इशू कर रहा हूँ, ठीक है, 10,000 रुपए का चेक है ना ये। मान लो कि मुझे एक स्कूल की फी पे करनी है 10,000 रुपए। तो मैं स्कूल की फी पे करने के लिए मैं ड्रॉवर मतलब मेकर एक चेक ड्रॉ करूंगा, ठीक है। वो चेक मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से निकलेगा, सॉरी चेक मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर ड्रॉवी का नाम होगा, सॉरी पेई का नाम होगा। वो पेई कौन होगा? मान लो कि एक स्कूल है एबीसी, तो एबीसी स्कूल बिकम द पेई। तो मैं अपने बैंक को आदेश दे रहा हूं जस्ट टू पे 10,000 रुपीज टू पेई मतलब एबीसी। ओके, और ये पेमेंट कैसे होगी? ऑन डिमांड। ये पेमेंट ऑन डिमांड ही होगी, ये फ्यूचर डेट में नहीं होगी, उसी समय में होगी। ओके, तो इस तरीके से ये निकलता है आपका चेक। चेक के भी मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे कि चेक की फीचर्स कैसे होती है, कि ये भी चेक कैसा होता है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, इसके अंदर भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखी होती है कि ये जो 10,000 रुपए दिए जाएंगे वो किसी सर्कमस्टांसेस के आधार पे नहीं होगी, ये देने ही है एट एनी हाउ। ओके, इसके अंदर जो भी ड्रॉवर होगा, मतलब जो भी चेक इशू होगा वो बैंक के नाम से इशू, मतलब जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ये चेक इशू किया जाएगा। ओके, दूसरी जगह पे नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, वहीं से पेमेंट होगी। तो इट विल बी ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर ओनली। इसके अंदर बस पैसा देने की बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लिखूंगा कि मैं 10,000 रुपए का सोना दे दो उतने वैल्यू का, नहीं, पेमेंट ही देनी पड़ेगी। ओके, और ये भी कैसे होगा? एक साइन डॉक्यूमेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? एक सिग्नेचर है, तो इट इज अ साइन डॉक्यूमेंट। और ये ऑन डिमांड ही पेएबल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि 50 दिन बाद 60 दिन बाद इसकी पेमेंट की जाएगी, नहीं, ऑन डिमांड। चेक दिया, ऑन डिमांड इसकी पेमेंट हो जाएगी वहां पे। सो दिस इज चेक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में का बेसिक डिफरेंस भी समझाया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, वो ऑन डिमांड और फ्यूचर डेट में भी पे किया जा सकता है, लेकिन जो चेक होता है वो बस ऑन डिमांड ही किया जाता है। ये उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंट होगा, ठीक है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन के नाम से भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन जो भी चेक होता है वो बैंक के नाम पे ही ड्रॉ किया जाएगा। है बात समझ में? इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, ये चेक है। ओके, इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर ओनली, इतना याद रखना है आप लोगों को। सो दिस इज चेक। गाइस, नेक्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? तो प्रॉमिसरी नोट ऐसी होती है गाइस कि ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके ऊपर प्रॉमिस किया होगा दैट सो मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, नीचे सिग्नेचर होगी। इस तरीके से प्रॉमिस होगा, इसको कहेंगे हम प्रॉमिसरी नोट। मान लो कोई सरकारी सॉरी कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कमर्शियल पेपर इश्यू करती है, दैट इज आल्सो प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि उसके अंदर भी कमर्शियल कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस क्या करता है? कमर्शियल पेपर के अंदर प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का वहां पे, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट। देखा जाए तो आपके पास जो नोट होती है करेंसी, वो करेंसी भी प्रॉमिसरी नोट का ही एक टाइप है, बट उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं कहा गया अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
वो करेंसी है। ओके, तो ये प्रोमिसरी नोट होती क्या है? बेसिकली प्रोमिसरी नोट के अंदर एक अंडरटेकिंग दिया होता है, एक वादा किया होता है, एक प्रॉमिस किया होता है कि सर्टेन अमाउंट की पेमेंट की जाएगी, ऐसा एक वादा होता है, और वादा करने वाले का सिग्नेचर होता है, मतलब ड्रॉवर, अगेन ड्रॉवर या फिर मेकर, मेकर के सिग्नेचर हो गए, यहाँ पे ड्रॉवर के सिग्नेचर हो गए, और वो पेमेंट करने का वादा कर रहा है। पेमेंट किसको करेगा? पेई को। पेमेंट किसको करेगा? पेई को। तो बेसिकली इसके अंदर दो ही लोग होते हैं, ड्रॉवर एंड पेई। करेक्ट, इस तरीके से निकलता है आपका प्रोमिसरी नोट। तो ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर होती, अंडरटेकिंग होती है इसके अंदर, और ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये रिटन में ही होगा, ये बिना रिटर्न नहीं हो सकता है, नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट, ये करेंसी नोट नहीं होगी। ओके, इट्स अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, अब अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन बाय द मेकर, जो भी ड्रॉवर या फिर मेकर होगा वो साइन करेगा, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे प्रोमिसरी नोट, उसको वो पैसा देने का वादा करता है वहां पे, और सिग्नेचर होगी। देखा जाए ना तो हमारी जो करेंसी वो भी एक तरीके से प्रोमिसरी नोट ही है, बस उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट नहीं कहा गया, उसको बैंक नोट कहा गया है आरबीआई एक्ट में करेंसी को। ओके, और उनको यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से बाहर रखा गया है। तो उसके अंदर भी यही होता है ना, आपने देखा होगा कि वो किसी भी नोट के ऊपर एक प्रॉमिस लिखा होता है और नीचे आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर होती है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया है कि प्रोमिसरी नोट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आती है वो करेंसी नोट नहीं होगी। ओके, तो वो भी एक तरीके से प्रोमिसरी नोट ही है गाइस, टाइप है, बस उसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया। उसको प्रोमिसरी नोट क्यों कहा? क्योंकि इट कंटेन द प्रॉमिस बाय द मेकर। मेकर कौन है नोट का? आरबीआई। नोट किसने बनाई है? ड्रॉवर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई प्रॉमिस कर रहे हो आप, इसलिए आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है। और किसको पेमेंट करने का वादा कर रहे हैं? धारक। धारक मतलब बियरर, जिसके पास वो नोट है, तो बियरर को वो पैसा देने का वादा कर रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रोमिसरी नोट इशू करती है, बस उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं बोलते ना, वो एक बैंक नोट है। तो व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? कि सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न, ये रिटर्न में होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. Okay, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ज्यादातर कैरेक्टर सेम ही है जो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में होते हैं। जैसे प्रोमिसरी नोट कैसी होनी चाहिए? रिटर्न में होनी चाहिए। फीचर्स और कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर, प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन रिटर्न। कैसे होगा? ये रिटर्न में ही होगा। अगर किसी ने ओरल फॉर्म में प्रॉमिस किया है तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नहीं माना जाएगा, इट शुड बी इन अ रिटर्न। इसके अंदर एक अंडरटेकिंग होगा, ऑर्डर नहीं होगी, अंडरटेकिंग। जैसे नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को पैसा देने का वादा करता हूं, तो ये ऑर्डर नहीं है ना, ये एक तरीके से अंडरटेकिंग दिया गया। अंडरटेकिंग मतलब लायबिलिटी बताई गई है वहां पे, तो इट कंटेन्स अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग किस बात की? टू पे सर्टन मनी, टू पे मनी, पैसा देने का वो एक अंडरटेकिंग होता है। ओके, और इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो भी अंडरटेकिंग होगी वो कैसे होगी? अनकंडीशनल। ये कोर्ट का आदेश है गाइस, किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी रिटर्न में चीज होगी, अंडरटेकिंग हो या फिर ऑर्डर हो, कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल। मतलब फलाना फलाना इवेंट होने के बाद ही पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं कि जैसे मान लो नोट के ऊपर लिखा है
ठीक है, कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि वो 100 रुपए तभी मिलेंगे जब मान लो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सरकार होगी, या फिर रघुराम राजन जब तक के गवर्नर होंगे तब तक की वो पैसा मिलेगा। ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है, इट इज अनकंडीशनल। ओके, तो द प्रोमिसेस मस्ट नॉट बी डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टन इवेंट। उसके अलावा इट मस्ट बी अ साइन डॉक्यूमेंट। ये कैसा होना चाहिए? एक साइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर एक सिग्नेचर होनी चाहिए। इसलिए आप देखो हर नोट के ऊपर सिग्नेचर होती है। कोई भी 1 रुपए के अलावा जो नोट है उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। अगर 1 रुपए की नोट है तो उनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 रुपए की नोट इज नॉट कंसिडर एज बैंक नोट, उसको बैंक नोट नहीं माना गया है। 1 रुपए की नोट को कॉइन माना गया है, और कॉइन्स आरबीआई नहीं बनाती है। कॉइन्स कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए उस 1 रुपए की नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए की नोट के अलावा जो भी नोट है इंडिया में उनको बैंक नोट माना गया है, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सारी बैंक नोट आरबीआई ही बनाएगा। इसलिए सारी बैंक नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर इनके सिग्नेचर होते हैं वहां पे। ओके, इस तरीके से सिग्नेचर्स आएंगे आपके। जो अभी रिसेंटली सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या फिर आप उसको कहते हो ई रूपी, ये लॉन्च मतलब पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अभी तक ऑफिशियल ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च नहीं किया, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये जो सीबीडीसी है इसको भी डिजिटल बैंक नोट बोला गया है, मतलब इट इज ऑल्सो बैंक नोट। ये क्या है? डिजिटल बैंक नोट है। ठीक है, तो ये भी आपके आपके जेब में जैसे 100 रुपए की नोट है ना, उसी तरीके से दिखेगा। ये एक डिजिटल बैंक नोट है, तो उसके ऊपर भी सिग्नेचर किसके हो गया? आरबीआई के गवर्नर के। ओके, क्योंकि ये जो बैंक नोट है ना, ये प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट करने का, तो दे मस्ट बी साइन बाय द मेकर। मेकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा ये साइंड डॉक्यूमेंट हो गए। ओके, जो मेकर होंगे वो एक कोई पर्सन ही हो सकता है, पर्सन के अलावा कोई संस्था नहीं हो सकती, और वो एक ही पर्सन होगा। ओके, तो जैसे कोई भी नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर के भी सिग्नेचर आ जाएंगे। तो मेकर शुड बी अ पर्सन, और वो एक सिंगल पर्सन होता है। इस तरीके से इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी बैंक नोट और करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। आई होप सो गाइस आप लोगों को प्रोमिसरी नोट क्या है वो पता हो चल गया होगा। अब गाइस प्रोमिसरी नोट और चेक दोनों के अगर बीच में अगर मैं कंपैरिजन बताऊं, तो अलग अलग कंपैरिजन में मतलब 3 चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं: चेक, प्रोमिसरी नोट एंड क्या बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चेक और प्रोमिसरी नोट का सॉरी चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस बताया था। आप चेक और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, कोई भी चेक होता है ना, वो एक ऑर्डर कंटेन करता है। इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जबकि प्रोमिसरी नोट में एक अंडरटेकिंग होता है टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। डिफरेंस की बात करें, सिमिलरिटीज बहुत है। कोई भी चेक एक ऑर्डर कैरी करता है, तो कोई भी प्रोमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग कैरी करती है। किसी भी चेक के अंदर 3 पार्टीज होती है, देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। चेक हो गया या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी 3 पार्टीज है, और वो भी एक ऑर्डर है। चेक के अंदर भी 3 पार्टीज है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती है। देयर आर ओनली 2 पार्टीज, मेकर एंड पे। मेकर एंड पे, दो ही पार्टीज वहां पे। ठीक है, मेकर मतलब ड्रॉवर, वही पैसा देगा किसको? पेई को। तो मान लो आपके पास एक नोट है, तो नोट के अंदर वो नोट आपको आरबीआई में देनी पड़ेगी, तब आरबीआई उसके बदले में आपको पेमेंट करेगी। तो क्योंकि नोट के मेकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ड्रॉवर। और पेई कौन है? हम धारक है ना, हमारे पास नोट है। तो इस तरीके से वहां पे 2 ही लोग आते हैं। देयर आर ओनली 2 पार्टी इन्वॉल्व इन प्रॉमिसरी नोट, while there are 3 parties involved in
चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चेक के अंदर जो भी क्रेडिटर होता है वो कौन होता है? आपका ड्रॉवर इज द क्रेडिटर। यहां पे भी अगर देखा जाएगा तो जो ड्रॉवर है वो क्रेडिटर नहीं होता है। ड्रॉवर इज क्रेडिटर चेक के अंदर, लेकिन प्रॉमिसरी नोट के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहां पे पेई क्रेडिटर होता है। और ड्रॉवर कौन होता है फिर? ड्रॉवर बनता है डेटर। ड्रॉवर या फिर मेकर क्या बनता है? डेटर, है ना? हाँ, मतलब ऐसे ही है ना ये कि हमारे पास नोट है और हम वो नोट आरबीआई को वापस करेंगे, तब आरबीआई हमको पेमेंट करेगा। तो पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे कर्जदार है ना, इसलिए वो हमको पेमेंट कर रहे हैं। करेक्ट। तो पैसा देने वाला क्या बन गया यहाँ पे? क्रेडिटर। पैसा रिसीव करने के वाला पैसा देने वाला क्या बन गया? सॉरी, माय मिस्टेक। पैसा देने वाला बन गया डेटर और पैसा रिसीव करने वाला बन गया क्रेडिटर। इस तरीके से डिफरेंस आती है चेक और प्रॉमिसरी नोट के बीच में। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रॉमिसरी नोट। और अगर डिफरेंस बताने की कोशिश करूं मैं तो चेक के अंदर जो है ना, डिस्काउंटिंग नहीं होती है। चेक के अंदर डिस्काउंटिंग नहीं होती है, जबकि प्रॉमिसरी नोट के अंदर डिस्काउंटिंग होती है। नो डिस्काउंटिंग, बट हियर कैन बी अ डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था डिस्काउंटिंग क्या होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था वहां पे। तो check cannot be discounted, but promissory note can be discounted. Even your bill of exchange also can be discounted. So these are the basic differences between check and promissory note. I hope so guys आप लोग को check और promissory note दोनों के बीच में distinct difference समझ में आया होगा. Okay, so these are three negotiable instrument covered under Negotiable Instrument Act 1881. एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपके। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्हाट इज एटीएम गाइस? बेसिकली एटीएम एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे आप बिना ब्रांच जाए ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उसको प्रमोट करने के लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। एटीएम की मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में काफी ज्यादा मदद होती है ना? व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? जब ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, उसको आप कहोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। मान लो कोई एक दूर दराज में गांव है, उस गांव के अंदर कोई स्पेसिफिक ब्रांच ओपन नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उन गांव के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है। तब वहां पे कम खर्चे में एक एटीएम हाउस बनाया जाएगा, वहां पे एक एटीएम रखा जाएगा और उस एटीएम की मदद से वहां पे बैंकिंग बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएगी, जैसे मनी डिपॉजिट्स, देन मनी विड्रॉवल, चेक डिपॉजिट, कुछ इस तरीके से। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एटीएम। सो एटीएम बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, इसलिए एटीएम काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंडिया में एटीएम अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। करेक्ट, कभी कहीं पे आपको ऑन साइड एटीएम मिलता है, कहीं पे ऑफ साइड एटीएम मिलता है, देन आपको ब्राउन लेबल एटीएम मिलते हैं, पिंक लेबल एटीएम मिलते हैं, ग्रीन लेबल एटीएम मिलते हैं। तो ये सारे एटीएम क्या है, इन एटीएम से कैसे सर्विसेज डिफर हो रही है, एटीएम के बेनिफिट क्या है, एटीएम के ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारा मैटर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। The full form of ATM is automated teller machine. ATM allows customer to withdraw cash, deposit cash, transfer fund between accounts, मतलब money transfer,
check their balances, account balances and perform their banking transactions. कुछ ये ओवरऑल ये काम करने के लिए जिस मशीन को बनाया गया है वो है एटीएम। कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम एटीएम करता है। अगर एटीएम ना होगा तब यही सारे काम करने के लिए आपको एक मिनी ब्रांच तो भी ओपन करनी पड़ेगी। कैश विड्रॉ करना, कैश डिपॉजिट करना, ट्रांसफर करना, है ना, बैलेंस वगैरह चेक करना, अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वहां पे करना, जैसे कि चेक डिपॉजिट करना हो गया। ये सारे काम आपके एटीएम के थ्रू हो रहे हैं। अगर एटीएम नहीं है तब आपको एक मिनी ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी जहाँ से 3 से 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों को वहां पे। ओके, तो उससे बैंक के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे खर्चे कम हो जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एटीएम। एटीएम ट्रांजैक्शन आर आइदर फ्री और बियर नॉमिनल चार्जेस। ज्यादातर एटीएम चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेबल होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। अगर आप किसी भी एटीएम किसी भी बैंक का एटीएम यूज कर रहे हो तब 3 से 5 जो ट्रांजैक्शन है आपके वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, बैंक टू बैंक फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको एक नॉमिनल अमाउंट देनी पड़ती है चार्ज, उसको आप कहोगे नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। ओके, तो सारे ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। So ATM transaction either free or bear nominal charges depending upon the bank. Banks usually do not charge for the first 3 to 5 ATM transactions in a month, per month. Okay. Once a person cross the limit of free transaction, they have to pay a nominal charges. Also, some banks levy charges if you withdraw money from the ATM of another bank, of which you are not an account holder. अब इंटरेस्टिंग बात है गाइस, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो एसबीआई के खुद के एटीएम होंगे, करेक्ट। बट मैं बस एसबीआई नहीं, मैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा किसी भी एटीएम में जा सकता हूं और अपना ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। वो सारे काम करूंगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से कर सकता हूं। हाउ, कैसे हो सकता है ये? क्योंकि जनरली कोई भी एटीएम उस बैंक के सर्वर से जुड़ा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक सर्वर होगा जहां पे मेरे अकाउंट का और मेरे साथ एसबीआई के जितने भी कस्टमर हैं उन सबका डेटा मेंटेन होगा, अकाउंट डिटेल्स मेंटेन होगी। बट वही अकाउंट डिटेल एचडीएफसी के पास नहीं होगी, आईसीआईसी के पास नहीं होगी। बट व्हेन आई गो टू द एटीएम ऑफ एचडीएफसी और आईसीआईसी और एनी अदर बैंक, तब मेरा कार्ड इंसर्ट करते ही वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाती है ना। तो ये कैसे? that with the help of National Financial Switch NFS, जो एनपीसीआई कंट्रोल करता है। एनपीसीआई ने क्या, नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने क्या कर दिया, सारे बैंक्स के एटीएम का एक नेटवर्क बना दिया है जहां पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो आप किसी भी बैंक में जाओगे, सॉरी किसी भी बैंक के एटीएम में जाओगे तब आपका डेटा फ्रीली मूव करेगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इंटर बैंक एटीएम मशीन यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? इस तरीके से काम पॉसिबल होता है वहां पे विद द हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच, याद रखना। तो 3 से 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके बाद चार्ज लगेंगे आपको। आप दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में भी अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसके लिए आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ एटीएम, एटीएम्स के टाइप्स कौन से होते हैं? So there are two types basically. First is basic unit, second is more complex or full service unit. What is basic unit? Basic unit वो यूनिट्स होते हैं, एटीएम मशीन होते हैं जो सारे बेसिक फंक्शंस करते हैं, जैसे कैश विड्रॉ करने में मदद करेंगे, बैलेंस चेक करने में मदद करेंगे, पिन सेटअप करने या फिर चेंज करने में मदद करेंगे, मिनी स्टेटमेंट निकालने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो काम करने के लिए मशीन बनाया गया उसको आप कहोगे बेसिक यूनिट। ये सारे कैसे होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं वहां पे। लेकिन कुछ एटीएम ऐसे होते हैं जो इनके अलावा एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हैं, वो एडिशनल फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट करना, चेक डिपॉजिट करना, आप उसको सीडीएम कहते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन, है ना, या फिर चेक डिपॉजिट मशीन। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हो, आप चेक डिपॉजिट कर सकते हो, लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हो, फैसिलिटीज, बिल पेमेंट कर सकते हो, अलग अलग। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है। तो ये क्या है, फुल सर्विस यूनिट या फिर कॉम्प्लेक्स एटीएम होते हैं।
तो एटीएम्स के दो फंक्शनल टाइप्स है, एक बेसिक यूनिट जो बस बेसिक फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेंगे, बाद में आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स और फुल सर्विस यूनिट जो बेसिक के अलावा एडवांस और एडिशनल फीचर्स भी आपको देंगे। तो इस तरीके से दो उसके टाइप्स आ रहे, बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा और दो टाइप्स है, ऑन साइट एटीएम एंड ऑफ साइट एटीएम। व्हाट इज ऑन साइट एटीएम? सी गाइस, अगर आप किसी बैंक में गए, ब्रांच में, मान लो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, तो इसी ब्रांच में एक एटीएम लगा होगा, दैट इज योर ऑन साइट एटीएम। अगर कोई एटीएम दूर दराज के रिमोट लोकेशन में लगा है तो वो बन गया आपका ऑफ साइट एटीएम। सो व्हाट इज ऑन साइट एटीएम? दे आर लोकेटेड विद इन द बैंक्स, ये बैंक के अंदर ही होते, बैंक प्रीमाइसेस, एंड प्रोवाइडेड कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स in the bank branch. Okay, so on-site ATM can reduce the operational cost and risk by using the existing infrastructure and security. तो इससे क्या हो जाएगा, बैंक के अंदर इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वही कैशियर के काउंटर के सामने लंबी लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ेगी, वही सारा काम एक मशीन ज्यादा इफिशियंट तरीके से और ज्यादा फास्टर तरीके से कर देगा आपका, है ना। तो बैंक के अंदर जो सीरियस काम है जो एटीएम के अंदर नहीं होते, उन्हीं की भीड़ लगेगी, जो एटीएम से काम सॉल्व हो सकते हैं उनकी भीड़ कम होने में मदद हो जाती है। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑन साइट एटीएम, दैट इट विल शेयर द बर्डन ऑफ बैंक। ठीक है, इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है। व्हाट इज ऑफ साइट एटीएम? हर जगह पे बैंक की ब्रांच नहीं हो सकती है, इसलिए जहां पे भी पॉसिबल हो सके वहां पे ऑफ साइट एटीएम को इस्टेब्लिश किया जाता है, सो दैट उन लोगों को, उस एरिया के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके, तो उसके लिए ऑफ साइट एटीएम बनाए जाएंगे। दे आर सिचुएटेड इन सेवरल लोकेशंस, अलग अलग लोकेशन पे सेटअप किए जाते हैं। These ATMs can reach out to the more customers in different geographical areas and increase the market share of the brand awareness of bank। मतलब बैंक का मार्केट बढ़ा देता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाता है बैंकिंग सर्विसेज को। However, off-site ATMs face more operational risk and challenges due to the vandalism or theft। ये जो ऑफ साइड एटीएम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरे वाले, ये रिस्की जोन होते हैं। क्यों? क्योंकि एटीएम के अंदर चोरी होने के चांसेस वगैरह ये ऑफ साइड एटीएम में ज्यादा होते हैं। एटीएम के अंदर जो भी चोरी है, फ्रॉड है, ये सारी घटना है। ओके, और ऑपरेशनल रिस्क भी ज्यादा है, मतलब दूर तक अगर एटीएम है, अगर एटीएम में गड़बड़ हो गई तो वहां पे सुधारने में देरी लग जाती है, कैश ट्रांसफर करने में देरी लग जाती है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई। ओके, तो ये हो गया आपके ऑन साइड एटीएम एंड ऑफ साइड एटीएम। अंडरस्टूड? तो ऑन साइड एटीएम वो एटीएम है जो बैंक ब्रांच के प्रीमाइसेस में बनते हैं, ऑफ साइड एटीएम वो होते हैं जो दूर दराज वाले इलाके में बने। ओके, दिस इज ऑन साइड एटीएम एंड ऑफ साइड एटीएम। इसके अलावा एटीएम्स की और भी कैटेगरीज क्रिएट की गई है, वहां पे अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे एक होगा व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाट इज व्हाइट लेबल एटीएम गाइस? White label ATMs are owned and operated by non-bank entities। जो भी व्हाइट लेबल एटीएम होगी वो NBFCs, नॉन बैंक, वो ऑपरेट करेंगे। तो अगर कोई एटीएम आपको दिख रहा है व्हाइट लेबल, उसके ऊपर लेबल्स लगे होते हैं, अगर कोई एटीएम व्हाइट लेबल का है, आप समझ लेना कि वो किसी एनबीएफसी द्वारा चलाया जा रहा है, वो एनबीएफसी का एटीएम है वहां पे। ओके, नेक्स्ट, ब्राउन लेबल एटीएम्स। These ATMs are outsourced by banks to the third party service provider। मतलब ये आउटसोर्स किए जाते हैं बैंक के द्वारा। ओके, हु ओन हार्डवेयर एंड लिस्ट द एटीएम। कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई के पास एक नई एटीएम मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक मान लो पर्टिकुलर इलाके में एटीएम सर्विस देनी, वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, XYZ इस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। मान लो एक एनबीएफसी होगी, मान लो ये कौन होगी, एक एनबीएफसी होगी, XYZ कंपनी के साथ कांटेक्ट करेंगे और इनसे एक बोरो करेंगी मशीन, तब उस मशीन के ऊपर लेबल जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा, तो इट्स अ ब्राउन लेबल एटीएम। ओके, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपने एटीएम को आउटसोर्स किया है, ये बाहर से मंगवा लिया ना, ये उन्होंने खुद परचेज नहीं किया या फिर खुद तैयार नहीं किया। सो दिस एटीएम आर आउटसोर्स बाय द बैंक टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो ये थर्ड पार्टी एनबीएफसी को, एक कोई भी XYZ कंपनी क्या है हमारी, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो इसको ओन करेगी और ये भाड़े पे देगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो इस तरीके से जो भी एटीएम होंगे वो ब्राउन, इन शॉर्ट
ब्राउन लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? ये भाड़े पे लिए हुए एटीएम्स होते हैं। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम एनबीएफसी के होते हैं, ब्राउन लेबल ये भाड़े पे लिए हुए होते हैं, वो कोई भी दे सकता है। ओके, ग्रीन लेबल एटीएम्स, ग्रीन लेबल एटीएम्स का कौन सी होती है? दे आर डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस। जो भी एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन है ये उन्हीं के लिए बनाए गए, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस खरीदना है, लोन लेना है, सब्सिडीज इशू करवानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी एटीएम बनाया गया है उसको कहा जाएगा ग्रीन लेबल एटीएम्स। बैंक्स इन द रूरल एरियाज आर सेट देम अप टू cater the needs of the farmers। तो रूरल इंडिया के अंदर ज्यादातर बैंक्स ग्रीन एटीएम सेटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया में जो ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है वो ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज वो फार्मर्स को दी जाती है, और इनकी सर्विस, इनकी रिक्वायरमेंट माइक्रो लोन की होती है। 4,000, 5,000, 10,000, 50,000 इस तरीके की इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एटीएम के द्वारा फुलफिल भी हो सकती है। इसीलिए ग्रीन लेबल एटीएम्स को यूज किया जाता है रूरल इंडिया के अंदर टू कैटर द नीड्स ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा है ऑरेंज लेबल एटीएम। व्हाट आर ऑरेंज लेबल एटीएम? दीज एटीएम आर यूज्ड फॉर शेयर transactions such as buying and selling stocks, mutual fund and bonds। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट के लिए ऑरेंज लेबल क्या यूज होता है? कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन। कैपिटल मार्केट के अंदर बाय और सेल किया जाता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स का। इनके लिए ऑरेंज लेबल एटीएम का यूज किया जाएगा। तो ये ऑरेंज लेबल एटीएम्स होते हैं, ये हर जगह पे मौजूद नहीं होते, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मौजूद होते हैं। Yellow label ATMs. These ATMs are provided for e-commerce purpose, such as online shopping, bill payments, mobile recharge। तो जो भी आपके ई कॉमर्स की एक्टिविटीज है उनको फुलफिल करने के लिए येलो लेबल एटीएम्स का यूज किया जाता है। ओके, आप वहां पे एक पेमेंट खर्चे कर लोगे, बहुत सारे खर्चे करने के बाद वहीं से आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके से ये येलो लेबल एटीएम कार्ड्स बनते हैं, आपके एटीएम मशीन सॉरी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पिंक लेबल एटीएम। दे आर डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स यूज ओनली। महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल एटीएम ही होते हैं, बस इसके ऊपर पिंक लेबल लगा होता है, पिंक कलर का, सो दैट समझ में आए कि ये बस ओनली फॉर वुमेन्स है। ओके, तो महिलाओं के लिए ये बनाए जाते हैं पिंक लेबल एटीएम। दे एम टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फॉर वुमेन कस्टमर्स। वुमेन कस्टमर्स की सेफ्टी और उनका कन्वीनियंस ध्यान में रखते हुए पिंक लेबल एटीएम्स को बनाया गया है। So these are pink label ATM. So these are different types of ATM. I hope so आपको ये different type समझ में आए। व्हाइट लेबल एटीएम एनबीएफसी के द्वारा होते हैं, ब्राउन लेबल एटीएम्स आपके ये भाड़े पे लिए होते हैं, ग्रीन लेबल एटीएम फार्मर्स के लिए बनते हैं, ऑरेंज लेबल एटीएम्स आपके कैपिटल मार्केट के ट्रांजैक्शंस के लिए, येलो लेबल एटीएम आपके ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस के लिए, पिंक लेबल एटीएम ओनली फॉर वुमेन्स। इस तरीके से ये 6 तरीके के तरीके से 6 एटीएम्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीएम? एटीएम कौन से फंक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं? तो एटीएम आपको कैश विड्रॉवल के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को ज्यादातर कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर ये 2-3 ही मालूम है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैश विड्रॉवल। एटीएम अलो यू टू विड्रॉ कैश। ठीक है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर तक आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। बैंक टू बैंक ये लिमिट वेरी हो जाएगी। सो दे अलाउ यू टू विड्रॉ कैश। सेकेंड इज डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट करना, चेक डिपॉजिट करना, ये भी काम एटीएम मशीन्स ऑफर करती है। अलग अलग जगहों पे आप देख सकते हो कि देयर आर सीडीएम मशीन्स, कैश डिपॉजिट मशीन, जो कैश डिपॉजिट कर सकती है। वही मशीन आपका चेक जो होता है उसको भी डिपॉजिट कर लेती है। ट्रांसफर ऑफ फंड, अगर आपके पास कोई एक अकाउंट नंबर है जहां पे आपको फंड ट्रांसफर करना है, आप बस उस अकाउंट नंबर का यूज करते हुए फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो आपके अकाउंट से उस अकाउंट के अंदर। सो दैट कैन बी डन थ्रू एटीएम मशीन्स। सो ट्रांसफर ऑफ फंड। अकाउंट बैलेंस चेक, आप चाहें तो एटीएम कार्ड के सहारे से आपके एटीएम मशीन के उस एटीएम मशीन के अंदर आपका अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। मिनी स्टेटमेंट मतलब प्रीवियस ट्रांजैक्शंस कौन से हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोवाइड अदर बैंकिंग सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट्स।
आजकल के एटीएम जो है ना वो काफी ज्यादा एडवांस हो गए, वो कॉम्प्लेक्स हो गए, तो वो बिल पेमेंट की भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करोगे तो यू कैन पे डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो टिकट बुकिंग करने के लिए भी बहुत सारे एटीएम यूज किए जाते हैं। इस तरीके से बिल पेमेंट करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, टिकट बुकिंग के लिए एटीएम मशीन्स यूज किए जाते हैं। एटीएम मशीन पे और क्या काम होते हैं, तो ऑथेंटिकेट कस्टमर यूजिंग बैंक कार्ड एंड पिन्स। ठीक है, कस्टमर को ऑथेंटिकेट करना भी उनका काम हो जाता है, पिन जनरेशन करना वगैरह, ये सारे काम भी वहां पे कर सकते हो आप। सिक्योरली प्रोसेस ट्रांजैक्शन थ्रू एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जो भी एटीएम के ट्रांजैक्शन होते हैं वो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल पे होते हैं, तो वो काफी सिक्योर ट्रांजैक्शन माने जाते हैं वहां पे। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपका एटीएम ट्रांजैक्शंस होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ एटीएम? तो पहला 24/7 बैंकिंग सर्विसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब आसान होना। एटीएम मशीन के बाद, एटीएम मशीन के यूज के बाद जो है ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा आसान हो गए। एक तो एटीएम मशीन यूज करना बैंक के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन की प्रोसेस करने से काफी ज्यादा आसान होता है, और ये 24/7 अवेलेबल होती है। बैंक तो भी आपके पास डे टाइम में अवेलेबल होती है, वो भी सिलेक्टेड आवर्स में। लेकिन अगर आप एटीएम मशीन की बात करोगे, डे टाइम नाइट टाइम 24/7 काम करती है, उसके कारण कन्वीनियंस बढ़ जाती है। दे सेव टाइम, बैंक जाओ, बैंक के अंदर लंबे लंबे कतारों में खड़े हो, तो वो टाइम काफी बचाती है एटीएम मशीन। अगर मान लो किसी एक एटीएम में ज्यादा लाइन लगी, दूसरे किसी एटीएम में चले जाओ, आपका समय बच जाता है। और एटीएम के ट्रांजैक्शन कंपेयर टू द बैंक ट्रांजैक्शंस आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन जो है ना इलिटरेट पर्सन करने में असक्षम हो जाता है वहां पे, लेकिन एटीएम के ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। उनको बस सिंपल प्रोसेस बतानी पड़ती है कि एटीएम कार्ड है, इंसर्ट कैसे करते हैं, एटीएम कार्ड के साथ पिन कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग, वो चीजें बताना है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, वो चीजें बता दो, दैट्स इट। लेकिन अगर आप वही काम, जो पैसा विड्रॉ करने का काम है, अगर आप वही काम बैंक में जाके स्लिप पे भर के करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत सारी उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली लिटरेसी रिलेटेड, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो इसलिए जो भी एटीएम के ट्रांजैक्शन है, दे आर मोर कन्वीनियंट, दे सेव टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, एटीएम ट्रांजैक्शंस आर हाईली सिक्योर्ड आल्सो। ठीक है, वहां पे एक ऑथेंटिकेशन होता है, अनलेस एंड अनटिल यू इंसर्ट अ पिन, आपका ट्रांजैक्शन नहीं कंडक्ट हो सकता है वहां पे, तो दो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एटीएम अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एटीएम बस कैश विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना यहाँ तक के सीमित नहीं है। हमने देखा एटीएम कार्ड्स टिकट बुकिंग करने के लिए भी काम में आते हैं, जो अलग अलग मेट्रो स्टेशन या फिर लोकल स्टेशन पे लगे होते हैं। एटीएम मशीन आपके कैपिटल मार्केट के ट्रांजैक्शंस करने में भी मदद करता है। एटीएम मशीन मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, इनके लिए भी मदद कर रहा है। तो वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, दैट्स व्हाई एटीएम्स की यूजेबिलिटी काफी ज्यादा है और वो बढ़ रही है। इजी एक्सेसिबिलिटी, आपको जगह जगह पे आजकल एटीएम मशीन मिलते हैं, अलग अलग बैंकों के मिलते हैं, और इंटरऑपरेटेबिलिटी होने के कारण आप एक बैंक का एटीएम कार्ड, सॉरी एक बैंक का आपका जो कार्ड है वो किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए आपके कुछ फीस चार्ज की जाएगी, दैट्स ओके। आपका काम आसानी से हो रहा है। अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी सर्विसेज के भी आप पे। इस तरीके से उनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ओके, बट देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांजैक्शन लिमिट। एटीएम के अंदर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते वहां पे, एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन से होगा। ये लिमिटेड ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक वेरी किए जाएंगे, बट देर आर ट्रांजैक्शन, लिमिटेड ट्रांजैक्शन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सेकेंड, टेक्निकल एरर्स। बहुत बार हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहां पे टेक्निकल एरर से जूझना पड़ता है। मतलब एक तो कार्ड रीड नहीं होता है, कार्ड रीड हो गया तो इंटरनेट स्लो होता है, इंटरनेट स्लो होता है तो वहां पे कैश खत्म हो जाती है ना। कभी कभी मशीन हैंग पड़ जाता है, मशीन काफी स्लो हो जाते हैं। तो दीज आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स एक तरीके से डिसएडवांटेज क्रिएट कर देते हैं एटीएम मशीन के लिए। लिमिटेड सर्विसेज, भले ही हमने कहा कि वो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती वहां पे।
एटीएम कार्ड के अंदर, सॉरी एटीएम मशीन्स के अंदर, तो लिमिटेड सर्विसेज है। देन फ्रॉड रिस्क, एटीएम मशीन से रिलेटेड फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत बार क्या हो जाता है कि चुपके से हमारा पासवर्ड या फिर हमारे कार्ड की डिटेल्स को वहां पे कॉपी किया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एटीएम से पैसे मतलब हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि वो जो एटीएम मशीन होते हैं वही रिग्ड होते हैं, वहां पे जो है ना ऐसे कुछ सेंसर्स लगाए होते हैं जो आपके पिन कोड को देख लेते हैं आप जब टाइप करते हो तब, है ना। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि किसी भी एटीएम मशीन के किसी भी एटीएम सेंटर में जब आप एंट्री करोगे तब एक सेंटर पे एक ही पर्सन होना चाहिए और पूरे प्रिकॉशन के साथ वहां पे ट्रांजैक्शन करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन फी। एटीएम के ट्रांजैक्शन करने तो वहां पे आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई एटीएम के ट्रांजैक्शन कैसे हैं, कॉस्टली ट्रांजैक्शन से, एंड दिस ब्रिंग्स द डिसएडवांटेज फॉर द एटीएम मशीन्स। ओके, दैट्स हाउ हम देख रहे हैं कि एटीएम मशीन जो है ना वो सर्टेन डिसएडवांटेज के साथ आ रही है। ओके, सो these are certain disadvantages regarding ATMs. ओके, तो गाइज आई होप सो आप लोगों को पता चला होगा कि एटीएम्स क्या होते हैं, अल्टरनेट सॉरी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मनी विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट करना, चेक डिपॉजिट करना, अलग अलग बिल पेमेंट करना, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, हर टाइप का एक उसका मीनिंग होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।